देखिए, सबसे पहले ये श्लोक है, सूर्य पितामहो व्यासो वशिष्ठो त्रिपराशरः। ठीक है, सूर्य पितामह है व्यास, वशिष्ठ गुरु पराशर, कश्यपो नारद गर्गो मरीच मरुना रिंग्रा, लोमशः पौलिश्चैव च्यवनो यवनो भृगुः, शौनकौष्टादशा शेषचते ज्योतिः शास्त्र प्रवर्तकाः। बहुत ज्यादा इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, कैसे ज्योतिष किन ऋषियों से होता हुआ अब यहाँ तक पहुंचा है, उसकी ज्योति शास्त्रों के द्वारा किस तरह से हम तक पहुंची है, यही इस श्लोक में बताने की कोशिश की। ठीक है, आगे भी आएगा, ये सारा डिटेल में इस अध्याय में है, तो हम वहां पढ़ेंगे। इतिहास का शाब्दिक अर्थ क्या है? इतिहास का अर्थ है किसी घटना, राष्ट्र, पूर्वजों की संपत्ति अथवा विज्ञान के उद्भव और विकास का ब्यौरेवार, सिलसिलेवार वर्णन। यही इतिहास है ना। किसी भी चीज का विज्ञान हो सकता है, वो किसी राष्ट्र, कोई राष्ट्र हो सकता है, हमारे पूर्वज हो सकते हैं, उनका सामाजिक ढांचा हो सकता है, आर्थिक विकास हो सकता है, कोई भी चीज है उसका ब्यौरेवार, सिलसिलेवार, किस तरह से उसमें डेवलपमेंट हुई, कहाँ से शुरू हुई और अब प्रेजेंट तक वो कैसे पहुंचा, ये पूरा विवरण ही इतिहास है। इसकी उत्तमता उस ब्यौरे की सत्यता पर निर्भर रहती है। अब इतिहास कितना सही है वो डिपेंड करता है कि जो हमें विवरण मिल रहा है, ब्यौरा मिल रहा है, वो कितना सत्य है। अब देखिए, हमारे साथ एक अनफॉर्चुनेट, हम अपने आप को कह सकते हैं कि हमारा जो इतिहास था वो बहुत समृद्ध था। ठीक है, चाहे हम शिक्षा के रूप में देख लें, चाहे हम अपना सामाजिक स्तर देख लें, आर्थिक स्तर देख लें, और जो देश थे उनसे हमारा बहुत समृद्ध था। लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये रहा कि हमारे सामने उस इतिहास को सत्यता से नहीं परोसा गया, तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। और इसका नुकसान ये हुआ कि हम उस इतिहास का उपयोग करने से जो है वो वंचित रह गए। सब कुछ हमारा ही है लेकिन हमें पता ही नहीं किस तरफ जाना है, मालूम ही नहीं, क्योंकि इतिहास को दबा दिया गया, इतिहास को सप्रेस कर दिया गया, उसको गलत डायरेक्शन में मोड़ दिया गया। पिछले सोवियत संघ में कम्युनिस्टों के झक्की नेताओं ने बार बार रूस के देश के इतिहास को बदला। जी मैम। तो हम ये देख सकते हैं कि रूस के इतिहास के बारे में जो है अनुमान लगाना जस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि अब कैसे श्रुति और स्मृति से इतना हम नहीं जान सकते। पूर्वजों ने हमारे फोर फादर्स को बताया, जो हमारे फोर फादर्स थे उन्होंने अपनी जनरेशन को बताया, उस जनरेशन ने अपनी यंग जनरेशन को, उसने यंग, तो वो एक ही चीज, आप देखिए, एक एग्जांपल देखिए, चीज र्यूमर कैसे बनती है। एक छोटी सी चीज होगी, ठीक है, सपोज एक पर्सन ने कहा कि आज मैंने उसके घर से कुछ तेज तेज आवाजें सुनी। ठीक है, उसने दूसरे को बताया, दूसरे ने उसको बोला आज उसके घर में लड़ाई हो रही थी। ठीक है, तीसरे के पास बात गई, तीसरा बोलेगा अरे उनके घर में तो भयंकर लड़ाई हो रही थी। चौथा उसमें पुलिस को इन्वॉल्व कर देगा, पांचवा कुछ और इन्वॉल्व करेगा। अब वो र्यूमर क्या थी? नथिंग था। हो सकता है वो जोर जोर से कोई गेस्ट आए हों और वो एंजॉय कर रहे हों, लेकिन उन्होंने उसको कहाँ जोड़ दिया, र्यूमर बनते 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 कहाँ बन गई कि इतनी ज्यादा लड़ाई हुई कि पुलिस केस बन गया और जो भी कर सकते थे वो सब ऐड, जबकि बात कुछ और ही नहीं थी नहीं कुछ। तो इसी तरह हमारे इतिहास के साथ होता है कि जब जनरेशन टू जनरेशन कोई नॉलेज आती है तो उसमें क्या होता है, ऐड ऑन कर देते हैं। हमारी मानव प्रकृति ही ऐसी है, हमारे पास कोई बात आएगी तो हम अपने दिमाग का उपयोग उसमें जरूर करेंगे।
उसकी जी ओरिजिनलिटी को बदल देंगे, ठीक है। तो वो ओरिजिनलिटी को चेंज करके हम अपनी एडिशन कर देंगे। 50-50% ओरिजिन, और आते 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 वो ओरिजिनलिटी जब कई दिमागों से गुजरती है तो क्या होता है, 10% ओरिजिनलिटी रह गई और 90% जो है उसमें एड ऑन हो गया। तो यही इतिहास के साथ होता रहा है। अब देखिए हमारी दशा क्या होगी, क्योंकि हम तो पिछले 5 शताब्दियों से गुलामी में जकड़े हैं और हमारे साथ तो इंटेंशनली हुआ। हमारे इतिहास को साइड पे रख के और उसको नए तरीके से पेश कर दिया गया, और वो जो है मिसकंसेप्ट है, आज तक चल रहा है। कोई भी उठा के हमारे जो देवी देवता हैं, उनके बारे में कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है। रामचंद्र जी तो, आज ही मुझे एक किसी से डिस्कशन करने की वो मौका मिला। रामचंद्र जी क्या वेजिटेरियन थे? शिकार करते थे? नॉन वेजिटेरियन। हमें इस बात से क्या लेना देना, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन? व्हाई वोंट वी सी द वैल्यूज? जो वैल्यूज, उनसे बिल्कुल। भटक के हम फालतू की गॉसिप में हम्म। क्यों अटक रहे हैं? तो ये सही क्या है। है, भटकाव हमें दिया जा रहा है, ठीक है। हमारे जो रामचंद्र जी हैं, हम इतना सम्मान है हमारे मन में, इतनी श्रद्धा है कि कोई नेगेटिव पॉइंट है ही नहीं, लेकिन हम्म। इस तरह से छोटी छोटी चीज से नेगेटिविटी डाली जा रही है। तो हम्म। ये हमारे साथ इंटेंशनली किया गया, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो अच्छी तरह जानते थे कि हमारी जो शिक्षा पद्धति है इतनी उन्नत है और इतने ऊंचे स्तर की है, आत्मिक स्तर पे ले जाने वाली है, कि यदि वो शिक्षा पद्धति जारी रही तो वो हमें गुलाम नहीं बना सकते। तो उन्होंने हम्म। पहले क्या किया, गुरुकुल बंद करवाए, उस शिक्षा पद्धति को सप्रेस किया, उसको हटाया। उसके बाद कहीं जाके जो है वो हमें गुलाम बनाने में सक्सेसफुल हुई। शताब्दी लग गई उनको, 2-3 शताब्दी तो इसी में लग गई, बट व्हेन दे गॉट सक्सेसफुल इन सप्रेसिंग द हिस्ट्री, उन्होंने हमें गुलामी के लिए वो सक्सेस हो गए। और अब हम ज्योतिष शास्त्र जैसे विज्ञान का, जो वेदों की भांति अनादि है। वेद क्या है? अनादि हैं। हमें नहीं पता उनका प्रादुर्भाव कैसे हुआ। हम मानते हैं कि वो ब्रह्मा का ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है। तो ज्योतिष शास्त्र भी वेदांग है, तो ज्योतिष शास्त्र भी क्या है? उसका भी अनादि है, उसका आरंभ कोई नहीं जानता। वास्तव में यह एक निराशाजनक कार्य है। सॉरी। अगर हम ढूंढने भी चलें तो हम सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। पर यह हमारे पूर्वजों की संपत्ति है, और यदि हमने इसका परीक्षण नहीं किया तो यह बिल्कुल नष्ट हो जाएगी। तो क्या है, ये हमारे पूर्वजों की संपदा है, संपत्ति है, और इसको चलाए रखना और आने वाली पीढ़ियों को इसे सही रूप में देना हमारा कर्तव्य है। और अब ये एक अच्छी बात देखने में आ रही है समाज में, कि लोगों का रुझान इस तरफ हुआ है। सबसे पहले तो हम आईकास का बहुत बहुत थैंक्स इस फील्ड में कर सकते हैं कि उन्होंने इसको एक लॉजिकल और फैक्चुअल स्टडी के रूप में पेश किया। आज तक जिसे एक अंधविश्वास बताया जाता था, ये कहा जाता था कि ये तो ढकोसले हैं, कुछ नहीं होता ऐसा। उसके ऊपर से वो मिट्टी की जो परत जमी थी वो हटाई गई, और ये लोगों को बताया गया कि ये इट इज अ पार्ट ऑफ साइंस, इट इज अ पार्ट ऑफ मैथ्स, कैलकुलेशंस पे बेस्ड साइंस है ये, फैक्ट्स पे, लॉजिक पे बेस्ड है। और आज ये बहुत अच्छी बात देखने को मिलती है कि आज का जो एजुकेटेड यूथ है, पढ़ा लिखा जो युवा वर्ग है, उसका रुझान अब एस्ट्रोलॉजी की तरफ काफी हुआ है, और ये हमारे लिए एक अच्छा संकेत है। हम अपनी इस विरासत का परीक्षण निम्न 4 भागों में कर रहे।
पहला भाग है ढूंढने में कठिनाइयां, दूसरा भाग है ज्योतिषीय तकनीक से पुरानी तारीखों का पता लगाना। देखिए, हम कहते हैं हमारा ज्योतिष जो है वो पूरी तरह समृद्ध है, हर चीज हम पता लगा लेते हैं, वो पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है। जब वो इतना समृद्ध है तो क्या हम खुद ज्योतिष के इतिहास का पता नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं, हम बिल्कुल सक्षम हैं उसमें। तीसरा है विभिन्न कालों का मोटे तौर से बंटवारा, क्योंकि ज्योतिष कोई 100-200 साल पुरानी विद्या नहीं है। जिस तरह से और संस्कृतियां आई और रिलीजन आए, कुछ साल पहले ही वो अस्तित्व में आए हैं। ज्योतिष इस तरह का कोई संस्कृति, कोई रिलीजन नहीं है, बहुत पुराना है। जब मानव का उद्भव हुआ, उसके कुछ टाइम से के बाद ही ज्योतिष शास्त्र को हम पा सकते हैं। तो अब वो बहुत लंबा काल है, बड़ा काल है, तो उसको हम बांट के पढ़ सकते हैं, वो हमारे लिए उसकी स्टडी करना इजी होगा। चौथा भाग है विस्तृत रूप से काल विवरण। पहले हम कालों को पढ़ें, किस तरह से काल को डिवाइड किया गया है, फिर हम उसमें ज्योतिष शास्त्र को ला सकते हैं। अब देखिए, संक्षेप में ज्योतिष एक मानसिक बुद्धि संबंधी विज्ञान है। ये तो हम सभी मानते हैं, मानसिक बुद्धि से रिलेटेड है। जो हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने अपने मानसिक स्तर को बहुत ऊंचा उठाया और इसको डेवलप किया, इसको आगे बढ़ाया। अतः इसका इतिहास बिल्कुल सही एवं विश्वसनीय, लगातार तारीखवार प्रमाणित विवरण के रूप में होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं हो पाया। ठीक है, होना तो चाहिए इसका इतिहास बिल्कुल तारीख वाइज, ईयर वाइज हमारे पास होना चाहिए। कब कहाँ कौन सी डेवलपमेंट हुई, कैसे आया, किस रूप में आया, फिर कहाँ से डेवलपमेंट होती गई, ये होना चाहिए। लेकिन हमारे पास सिर्फ कुछ साल पहले तक का ही है, उससे पहले का इतिहास इस तरीके का नहीं। क्यों क्यों ऐसा हुआ, क्या कारण है? श्रुति तथा स्मृति। देखिए, सबसे पहले हमने पहले ही पढ़ा था कि जो भी स्टडीज की जाती थी, उनको जो सेव करने का एक तरीका था, वो था श्रुति और स्मृति। गुरु जो है वो सुनाते थे और शिष्य जो है उसको ग्रैस्प कर लेते थे, सुनते थे और अपने माइंड में रख लेते थे। तो उसमें क्या होता था, क्या प्रॉब्लम होती थी और ये क्यों होता था? उस टाइम पे ना तो पब्लिकेशन थी, ना कागज था, ना इंक थी, कुछ भी नहीं था। तो उनके पास अगर वो पत्तों पे लिखते भी थे तो वो जो थे सेव नहीं हो सकते थे। ठीक है, उनका हम्म, एग्जिस्टेंस टेम्पररी था। जी, तो श्रुति और स्मृति, उन्होंने अपने मानसिक स्तर को इतना ज्यादा कर लिया था कि वो जो सुनते थे वो उनके दिमाग में रह जाता था। लेकिन उसमें भी, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, कि एक मानव प्रकृति है कि हम जो भी कुछ सुनते हैं उसमें कुछ ना कुछ अपनी तरफ से एड ऑन कर लेते हैं। ठीक है, जी, जी, तो जनरेशन वाइज क्या होता था कि जो एक्चुअल ज्ञान था उसमें उसकी ओरिजिनलिटी वैसी नहीं रहती, कुछ ना कुछ उसमें ऐड हो जाता था और वो जो बता रहे हैं उनका ज्यादा हो जाता था। कुछ जो है वो वास्तविक तथ्य से अलग हो जाता था। देखिए, क्या था, किसी घटना को देखकर उसे विस्तृत रूप से याद कर लेते थे। जो ज्ञानी व्यक्ति थे, वो किसी घटना को देखकर या सुन के उसे याद कर लेते थे और बाद में उस ज्ञान को बोलकर दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाया जाता था। इसे श्रुति कहते थे। अर्थात उन्होंने यह ज्ञान किसी अन्य व्यक्ति से सुनकर प्राप्त किया है। इस प्रकार इस बोलने और सुनने से ज्ञान के विवरण में बहुत सी त्रुटियां आ जाती थी। अब आप देखिए, जी, अगर आप किसी से कोई चीज सुन के अगर याद करते हैं और
किसी पुस्तक से याद करते हैं, बुक से याद करते हैं, तो उसमें क्या डिफरेंस होगा? सुन के याद करेंगे तो नेचुरली जल्दी याद होगा, लेकिन हम्म, जो उसके वास्तविक तथ्य हैं वो थोड़े से इधर उधर हो सकते हैं, त्रुटि आ सकती है। क्यों? मैं आपको सुना रही हूँ, मैं क्या करती हूँ, कुछ 2 लाइन पढ़ती हूँ, 2 लाइन मेरे दिमाग में और आती है, मैं उस एक्सप्लेन कर देती हूँ। हम्म, ठीक है। तो जी समझना तो आसान है, लेकिन एडिशन हो रही है, वो मेरे माइंड में जो चीजें हैं वो एड ऑन हो रही है, और कई बार जी उससे क्या होता है, वास्तविक जो तथ्य हैं उनमें त्रुटि आ जाती है। हम्म, दूसरा रीजन क्या है? सभ्यता पर आक्रमण। अब ये तो हमें अच्छी तरह पता है कि हमारी सभ्यता पर किस तरह से और कितने आक्रमण हुए, कभी मुगल, कभी ब्रिटिश, कभी पोर्तुगीज, कभी कोई आते ही रहे यहाँ पे। लगभग 5 शताब्दियों तक हमारी विरासत एवं सभ्यता पर असभ्य एवं अशिक्षित व्यक्तियों ने आक्रमण जारी रखा। तो 5 शताब्दी तक अगर हमारी सभ्यता को डोमिनेट किया गया तो क्या होगा? जो भी हमारी पूर्व सभ्यता थी वो उस 5 जनरेशन के बाद जो जनरेशन आई उस तक पहुंच ही नहीं पाएगी। ठीक है। जनरेशन टू जी जनरेशन सभ्यता संस्कृति कैसे पहुंचती है? हमारे जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने फादर को दिया, फादर ने अपने बच्चों को दिया, हम अपने बच्चों को हम्म, देंगे, संस्कृति ऐसे ही आगे बढ़ती है ना। जी लेकिन अब वहां पे वो 5 शताब्दियों का गैप पड़ गया, वो संस्कृति वहीं हम्म, स्टॉप हो गई, जो अगली आई वो उसको नई संस्कृति परोस दी गई। हम्म, तो ये उन्होंने किसी बात की परवाह न करते हुए हमारी सभ्यता एवं पैतृक संपत्ति को जलाया। आज भी देखो, हम कहीं भी चले जाएं, जो हमारे ऐतिहासिक ऐतिहासिक मंदिर हैं, सब हमें टूटे फूटे मिलते हैं। आप लोगों ने भी हाँ देखा ही होगा। टूटे फूटे हैं, सही ठीक है। है। हाँ मैम बिल्कुल। सबको खंडित कर दिया हम्म, गया, और जो हमारे ग्रंथ थे उनको जला दिया गया कि रहे ही ना। आपको पता होगा हम्म, कि जब ये नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया गया, मोहम्मद गौरी ने जलाया था, 3 महीने तक लगातार जो है वहां पे इतना इतना मतलब लाइब्रेरी इतनी वहां की समृद्धि थी, 3 महीने तक जलती रही। हम्म, कागज को बाप रे। कागज को जलाने में कितनी देर लगती है? आप सही एक है, कमरा भर के बहुत कागज जल्दी। जलाओगे 1 घंटा या हम्म, मैक्सिमम 2 घंटे में वो सब खत्म हो जाएंगे। अगर 3 महीने तक लगातार जले थे तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमारी कितनी बड़ी ट्रेजर को उन्होंने खत्म कर दिया। और सिर्फ हमारी ट्रेजर नहीं थी, वो ह्यूमैनिटी की ट्रेजर थी। अगर वो ग्रंथ हमारे पास होते तो वो होल ह्यूमैनिटी के लिए बेनिफिशियल होते, पूरे मानव हम्म, समाज की उन्नति उनसे अच्छी होती। तो क्या थे, वो खुद अशिक्षित थे, उनको उसकी वैल्यू ही नहीं पता थी। उनको सिर्फ हम्म, ये था, इस रिलीजन को नष्ट करना है, अपने रिलीजन को लागू करना है। अगर उनमें थोड़ी सी भी सभ्यता या शिक्षित होते तो वो ये सोचते कि कोई भी रिलीजन हो, पर्पस तो ये है कि मानव मात्र को किससे लाभ मिल रहा है। लेकिन उनका खुद का ही माइंड इतना डेवलप्ड था ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया? जलाया, लूटा, छीना और चोरी किया। इस पर भी उन्हें तसल्ली नहीं हुई, और उन्होंने हमारे इतिहास की घटनाओं को अपनी इच्छा अनुसार लिखा। उसके बाद क्या हुआ? हम्म, आज भी हम जो इतिहास पढ़ते हैं, इवन हमारे बच्चों के सिलेबस में जो इतिहास है, क्या वो हमारे पूर्वजों द्वारा लिखा हुआ इतिहास है? बहुत सारी त्रुटियां हैं, उनको बहुत सी आवाज उठी है कि इस इतिहास को बदला जाए, जिन्होंने पढ़े हैं पुराने ग्रंथ। और एक बहुत इसमें अच्छी बात है कि उसमें चेंज आ भी रहा है। तो उन्होंने उस इतिहास को अपने तरीके से लिखा, जिससे क्या हुआ, आगे आने वाली जनरेशन और पथभ्रष्ट हो गई। आज भी हमारे राजनीतिज्ञ अपनी कुर्सियां बचाने के लिए इतिहास की वास्तविकता को छुपाने की कुचेष्टा कर रहे हैं। आगे क्या था? व्याख्याकारों का दोष।
जिन्होंने लिखा वो तो ठीक था, जो पुराने ग्रंथ बचे थे उसकी व्याख्या किस तरह से की गई, उसको गलत पेश और किया गया। हमारे राष्ट्र की एक बड़ी त्रासदी रही है लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति। क्या थी लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति? आप लोग तो सभी इतिहास पढ़ा ही होगा, कोई बता सकते हैं क्या चाहता था क्लर्क लॉर्ड बनाने मैकाले? के लिए, सारे क्लर्क बनाने की शिक्षा एग्जैक्टली, नीति। हम्म। उनकी शिक्षा नीति थी कि उनको इस तरह से, जो यूथ को इस तरह से आगे आए, इस तरह बन के आगे आए कि वो अपग्रेड हो ही ना, उनके हम्म। अंडर ही रहे, इस तरह की शिक्षा दी जाए। और जबकि वो अच्छी तरह से जानते थे कि हमारी जो शिक्षा पद्धति थी वो आत्मिक और मानसिक विकास की रही थी। आत्मिक, मानसिक, शारीरिक, हर तरह का विकास हमारे गुरुकुलों में होता था। तो उन्होंने यही किया कि सबसे पहले इसको बंद किया जाए और एक ऐसी शिक्षा पद्धति लाई जाए कि यूथ जो है वो, उसकी सोच इस तरह की हो कि मुझे इनके अंडर ही रहना है, इनसे ऊपर मेरा अस्तित्व ही नहीं। जिसने हमारी सभ्यता को अपमानित करके उसका विध्वंस ही कर डाला। हमारी सभ्यता को तो टोटली उन्होंने खत्म करने की ही कोशिश की, उसको बिल्कुल डाउन कर दिया, सप्रेस कर। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि एक पढ़ा लिखा भारतीय केवल एक क्लर्क बनकर रह जाए और उसे अपने नैतिक मूल्यों की कोई परवाह ना रह जाए। यहाँ तक कि आज भी हम, सभ्यता का, एजुकेशन का मेन पर्पस क्या है? आप बता सकते हैं क्यों हम एजुकेट, हमें होना चाहिए? बताइए। पहले तो अपने मानसिक विकास के लिए मैम, सबसे पहला तो एम यही है कि, और देखिए, एजुकेशन हम्म, का मेन सबसे बेसिक पर्पस है सभ्य बनाना। ठीक है, जी। मानसिक विकास तो तब होगा जब हम्म। हम सभ्य होंगे। ठीक है, जी मैम। जी। असभ्यता से सभ्यता की ओर ले जाने के लिए एजुकेशन का सबसे प्राइम पर्पस है। अगर, हम्म। लेकिन आज की एजुकेशन देखिए आप, बहुत हाईली एजुकेटेड जितने होंगे उतने ही नैतिक मूल्यों की परवाह छोड़ देते हैं। एक हाँ। बहुत एजुकेटेड पर्सन होगा, अगर कोई नीडी पर्सन दिखेगा वो उसको छोड़ के चला जाएगा, मैं इतना बिजी हूँ, मेरा टाइम बहुत वैल्यूएबल है, मैं नहीं देख सकता। और एक कम पढ़ा लिखा पर्सन उसकी हेल्प कर देगा, कोई बात नहीं, पहले इसको मेरी जरूरत है, मेरा काम तो हो जाएगा। तो हम्म। यहाँ पे जो बेसिक पर्पस था वो किसके पास रह गया? जो कम है एजुकेटेड उसके पास फिर भी है, जो एजुकेटेड है उनके पास नहीं। आज आप देखिए जो क्रिमिनल्स हैं, जो आज, चाहे वो टेररिस्ट एक्टिविटीज में हैं चाहे कुछ भी हैं, कितने ज्यादा एजुकेटेड हैं। जितनी साइंस का यूज हम आम लोग कर रहे हैं उससे ज्यादा टेररिस्ट एंड क्रिमिनल्स कर रहे हैं उसका यूज। नए से नए हथियार बना रहे हैं, केमिकल्स यूज कर रहे हैं, किसके लिए? ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए, डिस्ट्रक्शन। जी। डिस्ट्रक्शन में यूज कर रहे हैं। एमबीबीएस हम्म। एमडी डॉक्टर्स हैं, वो ऐसी मेडिसिन बना रहे हैं कि किस तरह से किसी को क्विक मारा जा सके। हम्म। क्या पर्पस है एक डॉक्टर बनाने का? ह्यूमैनिटी की सर्विस, डिजीजेस को रोकना, और क्या। लाइफ को लंबा करना। और वो हम्म। किस में बिजी हैं? रिसर्च कर रहे हैं कि किस तरह से एक ड्रॉप से कितने ज्यादा लोगों को मारा जा सके। जी। तो कहाँ गया वो पर्पस? फिर एजुकेशन का कहाँ पर्पस दिख रहा है? तो यही हमारे, जो हमें गुलाम बनाया गया, इसी पर्पस को वो चाहते थे और वो उसमें सक्सेसफुल हुए। क्यों? क्योंकि हम भी अंधे होके उनके पीछे चल पड़े और आज तक ब्लाइंडली उनको फॉलो कर रहे हैं। वो चेंज हम लोगों में नहीं आया, वो देखने की, रियलाइजेशन की पावर हम लोगों में नहीं है। बस एक लकीर है जिसको फॉलो करना है, फिर ये सोचे कि हमारा विकास कहाँ पे है।
वह केवल अपने शारीरिक सुख संबंधों की चिंता करे एवं सभ्यता के लिहाज से बिल्कुल मूर्ख बन जाए। तो आज की एजुकेशन यही तो है, सिखा रही है, मेटेरियलिस्टिक लाइफ दे रही है, पैसा कमाने की विधियां तो बता रही है, लेकिन नैतिक मूल्य, सभ्यता उसको बिल्कुल खत्म करती जा रही है। हम्म। इसके साथ ही कुछ ऐसे बोलने वाले आलसी व्यक्तियों को प्रमुखता दी गई जिन्होंने संस्कृत के शब्दों को अंग्रेजी में रूपांतर बिल्कुल गलत रूप में किया। अब देखिए, कॉमनली संस्कृत पढ़ने और समझने वाले हमारे समाज में आज भी बहुत कम परसेंटेज है। हमारा जो ज्ञान है संस्कृत में ही है, तो इसको इजी बनाने का रूप देके इसका ट्रांसलेशन किया गया, लेकिन ट्रांसलेशन का काम ऐसे लोगों को दे दिया गया जिन्होंने इस पे कोई बहुत बड़ा काम किया ही नहीं, जिनका शब्दकोश ही बहुत विस्तृत नहीं था। उन्होंने क्या किया, जो ट्रांसलेशन किया, अगर हम उसको एग्जैक्टली मैच करें तो वो ट्रांसलेशन वैसा है ही नहीं। जो ग्रंथ कहना चाहते हैं वो उस ट्रांसलेशन में कहीं बात आती ही नहीं, उसकी व्याख्या ही गलत कर दी गई। अब जैसी व्याख्या की गई है तभी हमारे ग्रंथों पे इतनी कंट्रोवर्सी होती है, क्योंकि जो पेश किया जाता है वो गलत है, ग्रंथ गलत नहीं है। अगर हम उनको इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप ज्योतिष शास्त्र पढ़ना चाहते हैं संस्कृत पढ़िए, संस्कृत पढ़ेंगे आप उन ग्रंथों को एक्चुअल में जो उनमें लिखा है वो समझ पाएंगे। और अगर हमें संस्कृत नहीं आती तो हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, और ट्रांसलेशन बेस्ड है उसके मानसिक लेवल पे जिसने उसे ट्रांसलेट किया है। तो हम जी। उस मानसिक स्तर तक नहीं पहुंच पाते जो हमें हमारे ऋषि मुनि देकर गए हैं। ट्रांसलेशन में हम उलझ जाते हैं, हम उनके मानसिक लेवल तक आ पाते हैं जिन्होंने उसे लिखा है। तो क्या था मेन, इनकी व्याख्या करने वालों में अधिकतर व्यक्ति यूरोप के धर्म विशेष को मानने वाले व्यक्ति थे, जिनकी सभ्यता व विचार बिल्कुल अलग थे। अगर हमारे धर्म को समझने वाला अगर उसको ट्रांसलेट करेगा, उसकी व्याख्या करेगा, तो वो उसको डेप्थ में कहीं ना कहीं उसकी जो है समझ होगी। अगर एक ऐसे रिलीजन को मानने वाला कहता है, अब वेस्टर्न कंट्रीज में क्या है, जितने भी रिलीजन हैं पुनर्जन्म में विश्वास ही नहीं करते, ठीक है। अब जी। पुनर्जन्म में उनका विश्वास नहीं है, वो मानते ही नहीं पुनर्जन्म होता है, तो वो कर्मा की थ्योरीज को कैसे मान पाएंगे। एक बेसिक सी बात है, सही है। हमारी कर्मा की थ्योरी किस पे बेस्ड है, पुनर्जन्म पे ही है ना। हम तो कहते हैं कि हाँ। हमारे कर्मा का जो रिजल्ट है वो हमें कल्प कल्प तक मिलता है, एक जन्म में भी नहीं। हम कितने जी। जन्म लेते हैं तब जाके उसका भुगतान करते हैं, कल्प कल्प तक। तो वो इस बात को कैसे मान लें। वो उनका धर्म कहता है पुनर्जन्म होता ही नहीं, तो फिर वो इस बात को कैसे मानेंगे। और जिस बात को आप मानसिक रूप से मान ही नहीं पाते, उसकी व्याख्या कैसे करेंगे आप, उसको डेप्थ में समझ ही नहीं पाएंगे, तो उसकी व्याख्या सही कैसे हो सकती है, तो जस्ट इम्पॉसिबल चीज है। तो इस संसार को बने ईसवी सन से केवल 3000 वर्ष, अर्थात कुल 5000 वर्ष उनके अकॉर्डिंग कितना पुराना है, 5000 वर्ष पुराना है। इस प्रकार उन्होंने सारे इतिहास को ही छोटा कर दिया, उसके पहले उन वर्ल्ड का एग्जिस्ट ही नहीं मानते वो। और हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, युगों युगांतर से है यहाँ मानव, और इसका हम प्रूफ देके बताते हैं किस युग में क्या था। आज भी उनके, अब रामायण महाभारत को वो क्या मानते हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज में हैं वो लोग सिर्फ एक एपिक मानते हैं, एक काव्य मानते हैं, ठीक है। वो कहते हैं काल्पनिक, इमेजिनेटरी एपिक है ये, काल्पनिक है। लेकिन हम चाहे श्रीलंका की बात करें, चाहे हम अपने इंडिया की बात करें, हमें वो एग्जिस्टेंस आज भी मिलते हैं। रामायण से रिलेटेड, महाभारत से रिलेटेड, महाभारत से रिलेटेड अगर आप कभी हिमाचल जाएं, आपको हर जगह पांडवों के द्वारा निर्मित मंदिर मिलेंगे।
जी मैम। ठीक है, हर जगह। और ऐसा नहीं है कि वो लोगों की कपोल कल्पना है, लोगों ने कह दिया जी यहाँ पांडव आए थे, उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की और ऐसा किया। बाकायदा पत्थरों पे खुदाई की हुई है, उस टाइम की लिपि से लिखा गया है कि पांडवों ने आके इसको बनाया है, तो उसको तो हम झूठा नहीं मान सकते। और अगर वो जी। पांडव थे, उन्होंने मंदिर स्थापित किए, तो वो ग्रंथ कैसे काल्पनिक हो गया? हम्म। तो उन्होंने हमारी तो हर चीज को, जिसे जो एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में, उसी को काल्पनिक बता दिया। जी। तो क्या हुआ? गलत तरीके से, लाभहीन दृष्टि से इसे असंगत बना दिया। और उन्होंने हमारे ऊपर ही एक क्वेश्चन मार्क कर दिया कि भाई जो चीज काल्पनिक है उसकी क्यों पूजा करते हो, उसकी वैल्यूज को क्यों मानते हो? किसी धर्म की वैल्यूज नहीं है, एक पर्सन जो वो राइटर है जिसने वो काव्य लिखा है, सिर्फ उसकी वैल्यूज हैं। उनको मानने का क्या मतलब है? जबकि हम क्या मानते हैं कि रामायण हमारी संस्कृति है,